दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर है। पिछले जो 3 लेक्चर हैं उनमें हमने जो पहला लेक्चर था उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम की अर्धवार्षिकी देखी थी, और जो दूसरे और तीसरे क्रम के लेक्चर हैं उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखा था। और उन्हीं लेक्चर के आगे का ये लेक्चर है, इसमें भी हम जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो चैप्टर है उससे संबंधित हमारी सारी जो खबरें हैं, जितनी भी न्यूज़ है वो कवर हो जाएंगी जो कि घटनासार अर्धवार्षिकी में दी गई हैं। फिर उसके आगे हम जो अगला लेक्चर आएगा उसमें नए जो चैप्टर हैं जो घटनासार के उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जो पिछला लेक्चर था उसमें सबसे अंतिम जो न्यूज़ थी वो हमने क्या देखी थी, जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन को लेकर जो कानून बनाया गया था उससे संबंधित न्यूज़ थी। तो दोस्तों ये हमने देख ली थी। इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ थी वो डेंगू के नए टीके से संबंधित थी। चूँकि इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंजूरी दी गई है, तो ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो इस नए टीके का नाम याद रखना है। तो इस नए टीके का नाम है TAK-003। इसके अलावा इस वैक्सीन को क्यूडंगा नाम से भी जाना जाता है। और ये किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है टाकेडा नाम की कंपनी द्वारा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 10 वर्षीय एक स्पेशल जो वीज़ा सिस्टम है उसके शुरुआत को लेकर है। तो इसमें दोस्तों क्या किया गया है, जैसा कि इस वीज़ा का नाम है ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का मतलब ये है कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा इशू किया जाएगा जो लोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैला रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है कि ये ब्लू रेजिडेंस वीज़ा किस देश के द्वारा जारी किया जाएगा, तो आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए जो एक कानून बना है यूरोपीय संघ द्वारा, इसको लेकर है। बस इतना ही याद रखना है। उसमें क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि निम्न में से किस देश या संगठन द्वारा पिछले दिनों महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए कानून बना है? तो उसका आंसर EU या यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ हो जाएगा। क्योंकि ये यूरोपीय संघ द्वारा पहला इस प्रकार का कानून है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बाकी अगर देशों की बात की जाए तो अलग अलग देशों ने तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के संबंधी कानून बना रखे हैं। जैसे भारत में ही घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम है। तो दोस्तों बस इतना ही याद रखना कि किस संगठन के द्वारा इस कानून को जो है बनाया गया है, तो वो यूरोपीय संघ रहेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ आपकी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 से संबंधित है। तो इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और दोस्तों इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया है इस बार? तो इसमें ये बताया गया है कि किस देश के प्रवासी लोगों ने अपने घरेलू या गृह देश में जिन देशों में प्रवास करके गए थे उन देशों से धन को भेजा है। जैसे अगर भारत का कोई प्रवासी व्यक्ति है, वो अमेरिका में जाके रहने लगे, वहाँ कुछ जॉब करे और भारत में रहने वाले अपने घर वालों को कुछ धन भेजे अपनी आमदनी से, तो वही बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया के करीब 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, यानी 1,80,00,000 लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं वो UAE में रहते हैं, करीब 34,70,000, और अमेरिका में करीब 27 लाख और सऊदी अरब में करीब 12.5 लाख। अगर दोस्तों प्रवासियों द्वारा अपने गृह देश में जो धन भेजा जाता है उसकी मात्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो शीर्ष पर भारतीय प्रवासी हैं, जिन्होंने 111.22 अरब डॉलर अपने देश में जो भारत है उसमें पहुंचाए हैं। तो शीर्ष अगर प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की बात करें तो पहले नंबर पर भारत है, फिर मैक्सिको और फिर है आपका चीन। दोस्तों अगली न्यूज़ आपकी नाइजीरिया से संबंधित है। नाइजीरिया दुनिया का पहला देश है जिसने मेनिनजाइटिस जो बीमारी है उससे संबंधित टीका बनाया है। ये दुनिया का पहला देश है इस तरह का कारनामा करने वाला, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और जो एक फैक्ट और इसमें लिखा है कि जो नाइजीरिया और उसके आसपास के जो अफ्रीकी देश हैं जहां मेनिनजाइटिस एक हाइपर एंडेमिक के रूप में कुख्यात है,
यानी उन देशों में हर साल मेनिनजाइटिस के काफ़ी केस देखे जाते हैं, तो उस पूरे रीजन को अफ्रीकी मेनिनजाइटिस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर मेनिनजाइटिस रोग की बात की जाए तो ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो झिल्लियां हैं उनमें खतरनाक सूजन को इंगित करता है। और अगर इसके रीजन देखे जाएँ कि किन कारणों से ये होता है, तो इनके जो कारण हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण हो सकता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपके रोगियों की सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर प्रारंभ किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, और ये किस सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई, तो वो आपका जो रोगी सुरक्षा पर 6वां वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन चिली की राजधानी सेंटियागो में हुआ था। वहाँ इस पहल का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि मरीजों के भी कुछ अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों को इंगित करने के लिए WHO द्वारा इस तरह की पहल की गई, ये चार्टर लाया गया। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो विश्व के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची से संबंधित है। तो पहले तो ये याद रखना है कि ये जो सूची है किस निकाय द्वारा इसको जारी किया गया, तो इसे जारी किया गया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। और अगर इसमें देखा जाए सबसे व्यस्ततम विश्व का हवाई अड्डा कौन है, तो वो है आपका अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अटलांटा में है, वहाँ का हवाई अड्डा। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग 10वीं मानी गई है पूरे विश्व में। अगर दोस्तों टॉप 3 की बात की जाए तो इसमें अटलांटा जो अभी हमने बात की वो है पहले नंबर पर, फिर है दुबई, फिर है डलास 4th बर्थ, ये भी अमेरिका में है, और जो IGI इंडिया का है ये 10वें नंबर का है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट से संबंधित है। सबसे पहले तो ये देखना कि ये रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, तो इसे जारी किया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है WHO ने, वो आपकी टाइमलाइन है 2030 तक की। 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर दोस्तों एक और आपकी जो न्यूज़ है वो भी एक रैंकिंग से संबंधित है। तो वो है भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी ही रैंकिंग, जो कॉकरली साइमंड्स नाम की संस्था है उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। और अगर इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज देखें तो जो टॉप संस्थान हैं उनमें आपके जो इंजीनियरिंग संस्थान उनमें IIT बॉम्बे, और मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उसमें IIM अहमदाबाद, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के संस्थानों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइफ साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र के संस्थानों में एम्स, नेचुरल साइंस के संस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के संस्थानों में IIT दिल्ली, इन संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। कोस्ट में इन संस्थानों की ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो दी गई है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। सबसे पहले दोस्तों यही याद रखना है कि ये जो सूचकांक है किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि विगत वर्षों की परीक्षाओं में ये प्रश्न धूमधाम से पूछा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को इस साल की रैंक जो रिपोर्ट है उसमें स्थान दिया गया है 159वां, और स्कोर है भारत का 71.28। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो देशों को रैंकिंग दी जाती है वो उनके स्कोर 0 से 100 के बीच में जो दिए जाते हैं उनके आधार पे रैंकिंग दी जाती है। तो 0 से 100 के स्कोर में भारत 31.28 के स्कोर पर है, तो ये अति गंभीर कैटेगरी को दर्शाता है इनके मानकों के हिसाब से। अगर भारत के पिछले वर्ष की रैंकिंग की बात की जाए तो अगर उससे तुलना करें तो भारत की स्थिति 2 स्थान मामूली सुधार हुआ है, 2 स्थान का, क्योंकि पिछले साल 161वीं रैंक थी और इस बार 159वीं है। तो दोस्तों रैंक दोनों सालों के याद रखने हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है, हाँ दोस्तों अगर इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, फिर दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर स्वीडन। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आपकी विश्व सैन्य खर्च पर एक जो स्वीडन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या, वो
एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें इकट्ठा करके प्रकाशित करता है। तो विश्व सैन्य खर्च पर, मतलब विश्व में किन किन देशों ने सैन्य साजो सामान पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है, इसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। और इस संस्थान का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी। और पिछले 5 साल के इसने जो है आंकड़े इकट्ठे करके ये रिपोर्ट जारी की है, 2019 से 23 तक के आंकड़े। तो इनके अनुसार जो भारत है, भारत जो है सबसे बड़ा दुनिया का सैन्य सामान का आयातक राष्ट्र है। यानी भारत ने सबसे ज़्यादा मात्रा में और धन के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो धन खर्च किया है वो भारत ने ही किया है सैन्य साजो सामान के आयात पर, और भारत ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो देश है वो है आपका सऊदी अरब, और तीसरे पर है कतर। और अगर उन देशों की बात जो अपने सेना पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, तो उनमें आपके शीर्ष 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। और चौथे और 5वें नंबर पर क्रमशः भारत और सऊदी अरब है। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो ISA से संबंधित है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है। दोस्तों, ये जो गठबंधन है ये आपका बना था 2015-16 में, जो कि पेरिस जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, COP21। तो इस संगठन का नेतृत्व भारत और फ्रांस ने किया था। तो अब इस जो संगठन है इसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या 100 हो गई है, जिसमें 99वां जो देश था वो था आपका स्पेन, और 100वां जो सदस्य देश था वो आपका पराग्वे था। स्पेन यूरोपीय देश और पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। अगर इस गठबंधन के उद्देश्यों की बात की जाए तो ये अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। फिर दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो आपकी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स से संबंधित है, यानी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इस सूचकांक को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा। और इसमें जो है भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो पिछले साल 46वीं थी, इस साल जो है 41वीं है, थोड़ा सुधार हुआ है। अगर टॉप 3 देशों की बात की जाए तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और स्वीडन है। फिर दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री मोदी की UAE और कतर की यात्रा, पश्चिम एशिया के 2 देशों की यात्रा से संबंधित है। दोस्तों, इस यात्रा के क्रम में मोदी जी ने आपके जो संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उससे संबंधित न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का नाम था एहलान मोदी। जैसा भारत में नमस्ते ट्रंप और अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित हुआ था, कुछ इसी प्रकार का कार्यक्रम ये था, एहलान मोदी। और इसके अलावा UAE में बने जो पहले हिंदू मंदिर है उसका भी उद्घाटन इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और जो एक महत्वपूर्ण डील हुई है भारत और UAE के बीच, वो ये थी कि जो भारत का घरेलू जो पेमेंट इंटरफेस रुपे है, और जो रुपे कार्ड और UAE के जो जैवान है उनको जोड़ने के लिए एक समझौता हुआ है। तो ये भारत के लिए एक सफलता बनेगी, क्योंकि कई सारे लोग एज ए टूरिस्ट और प्रवासी के रूप में UAE में जाते हैं। और अगर एक और तथ्य की बात की जाए भारत और UAE की आर्थिक संबंधों से संबंधित, तो वो ये है कि UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। और ये जो न्यूज़ है कि ये जो अभी पहला हिंदू मंदिर बना था, ये कहाँ बना है, ये अबू धाबी में बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। फिर दोस्तों, चूँकि हमने पढ़ा है कि 2 देशों की यात्रा पे गए थे, UAE और कतर की यात्रा पर, तो कतर के बारे में देख लेते हैं। भारत कतर संबंध में अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखें तो कतर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG जो गैस है उनका आपूर्तिकर्ता देश है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान ही जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा नरेंद्र मोदी को अपने द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक भेंट की गई, जिसका शीर्षक है माई स्टोरी। तो दोस्तों, ये जो बुक और राइटर से संबंधित प्रश्न है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है।
इसके अलावा मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 भी मोदी जी ने अटेंड की। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आपके दोस्तों 7वें हिंद महासागर सम्मेलन से संबंधित है। ये जो सम्मेलन है वो हिंद महासागर की सीमा वाले विभिन्न देशों के बीच आयोजित होता है और इस वर्ष इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तटीय शहर है पर्थ, जो पश्चिमी सीमा के पास है, तो पर्थ में इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के जो मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा देशों के साथ साथ कई सारे संगठनों ने भी हिस्सा लिया और इस सम्मेलन की थीम थी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये इसकी थीम थी। और 2016 से इस सम्मेलन का आयोजन लगातार किया जा रहा है विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से। ये भारत की पहल है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये एक संस्था है और भारत की रैंकिंग 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर आ गई है। 2022 में रैंकिंग थी 85वीं और इस सूचकांक में जो देशों का स्थान का निर्धारण या रैंकिंग का निर्धारण होता है वो 0 से 100 अंक के बीच जितने भी उन्हें अंक प्राप्त होते हैं प्रदर्शन के आधार पे उस पर निर्भर करता है। अगर टॉप 3 देशों की बात की जाए तो आपके डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है जिनमें सबसे कम भ्रष्टाचार है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स से संबंधित है। ये किस प्रकार का इंडेक्स है? ये दोस्तों इस प्रकार का इंडेक्स है कि इसमें विभिन्न शहरों का आकलन किया जाता है और ये डेटा इकट्ठा किया जाता है कि किस शहर में ट्रैफिक संबंधी बाधाएं ज़्यादा हैं जिसके कारण दूरी तय करने में किसी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय ज़्यादा लगता है। तो जिन शहरों में समय ज़्यादा लगता है उनको शीर्ष स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद कम समय लगने वाले शहरों को क्रमशः नीचे के स्थान प्राप्त होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो लंदन जो है सबसे धीमा शहर जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत है, लंदन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 10 किलोमीटर की अगर यात्रा करनी है तो करीब जो है 37 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे धीमा शहर है डबलिन, फिर आपका टोरंटो कनाडा और मिलान इटली और लीमा जो पेरू की राजधानी उसका स्थान है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत का बेंगलुरु सबसे धीमा शहर माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो वैश्विक स्तर पर जिसकी 6ठी रैंक है। और जो पुणे है ये 7वें नंबर पर है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से संबंधित है। सबसे पहले तो यही याद रखना कि कितने नंबर का ये आयोजन था, ये 19वां था। और कहाँ आयोजित हुआ? तो अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? वो थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी द्वारा। और 2019 से 23 तक जो नाम की अध्यक्षता थी वो अजरबैजान के साथ थी, अजरबैजान के पास थी। अब सदस्यता है युगांडा के पास। और सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी हुआ जो कंपाला के नाम पे ही है, कंपाला घोषणा पत्र। और भारत के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो ये आपका एस जयशंकर ने जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसमें शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो मलेरिया मुक्त के प्रमाणन से संबंधित है। जो अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश कैप बर्डे, इसमें काबू बर्डे लिखा है, इस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और अगर दक्षिण पूर्व या दक्षिण एशिया की बात की जाए तो यहाँ 2 देश जो भारत के पड़ोसी हैं उन्हें ये प्रमाण पत्र इस प्रकार का मिला है मलेरिया से मुक्ति का, वो आपका मालदीव है और श्रीलंका है। दोस्तों अगली न्यूज़ है ब्रिक्स समूह से संबंधित। जो ब्रिक्स गठबंधन है, ब्रिक्स संगठन है, वो आपके 5 देशों का संगठन था जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका थे। अब दोस्तों इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसमें जो 10 नए सदस्य शामिल हुए हैं वो हैं आपके मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों सबसे पहले तो इस न्यूज़ में इसकी डेट ही याद रखनी है। तो इन 5 जो नए सदस्य देश हैं इन्होंने इसमें नए सदस्य के रूप में जो शामिल ये हुए हैं, किस डेट को इनका अनाउंसमेंट हुआ, कब इनका अनाउंसमेंट हुआ शामिल होने का, तो वो थी आपकी 1 जनवरी 2024।
और दोस्तों अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी और संस्थापक सदस्यों में इसमें शुरू में 4 सदस्य देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। फिर इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, तो ये जो ब्रिक्स संगठन था ये ब्रिक्स हो गया। अब दोस्तों अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो रूस के कजान शहर में आयोजित होगा अक्टूबर में, और इसकी थीम रहेगी समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मजबूत करना। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जो अर्धवार्षिक घटनाक्रम है वो हमारा समाप्त हो गया है। जो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी देखने वाले हैं।